स्टार्ट कर दिया था लेट बेल स्टेज भी, जिसमें डेंटिन एंड एनामल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो डायग्राम था इसमें आप देख रहे हैं कि पहले डेंटिन बना है, सी ज्यादा थिक है और उसके ऊपर थिन सा एनामल है। ये बेल शेप है एनामल ऑर्गन की, इसलिए ये बेल स्टेज कहलाता है। और लेट बेल स्टेज इसलिए कि एनामल एंड डेंटिन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। अगर यहाँ पे एनामल डेंटिन ना होता तो फिर ये अर्ली बेल स्टेज होती। ये डेंटल लैमिना ब्रेक कर चुका है, ये एरिया सर्वाइकल लूप कहलाता है। और जब एनामल एंड डेंटिन फॉर्म हो जाते हैं फिर हम डेंटल पैपिला को पल्प कहना शुरू कर देते हैं, द सेम डेंटल पैपिला बट नाउ इट विल बी कॉल्ड एज पल्प। ये आप देखें कि जब डेंटल लैमिना एंड द लैटरल लैमिना विल disintegrate and lose contact with oral epithelium, sometimes these epithelial cells will persist when they are called epithelial cells। अच्छा, अब ये जो होता है, ये देखें, ये जो जब ये डिसइंटीग्रेट किया तो कुछ आपको नजर आ रहे होंगे ये रेमिनेंट्स नहीं रह गए, या तो ये पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो जाए, गायब हो जाए तो ठीक है। अगर ये यहाँ परसिस्ट करें तो इन्हें कहते हैं एपिथेलियल पर्ल्स, और आपसे वाइवा में पूछा जाएगा व्हाट आर एपिथेलियल पर्ल्स। इन्हीं का दूसरा नाम है सेल रेस्ट ऑफ सेरेस। जब मैं आपको कोई वाइवा क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन बताती हूँ उसको नोट कर लिया करें। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इनकी, ये भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर एपिथेलियल पर्ल्स एंड व्हाट इज इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इससे क्या होता है कि सिस्ट अपीयर हो सकती हैं इनसे, जिन्हें कहते हैं इरप्शन सिस्ट। और अगर इनसे इरप्शन सिस्ट बन जाए तो इरप्शन को थोड़ा डिले कर देती है। इट कैन प्रिवेंट इरप्शन और दे मे फॉर्म ओडोंटोमास विच आर, जो कि ट्यूमर्स होते हैं, एंड दे मे फॉर्म सुपरन्यूमरी टीथ। कई दफा वो जो एक्स्ट्रा टीथ होते हैं ना सुपरन्यूमरी, वो भी अगर प्रेजेंट हो तो इनसे बनती है एपिथेलियल सेल रेस्ट में। एपिथेलियल सेल रेस्ट नहीं, सेल रेस्ट ऑफ सेरे है या फिर एपिथेलियल पर्ल इनका नाम है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर डेंटिनोजेनेसिस एंड अमीलोजेनेसिस टू टेक प्लेस नॉर्मली। व्हाट इज अमीलोजेनेसिस? क्या होता है अमीलोजेनेसिस? मैम इनेमल फॉर्मेशन। एंड व्हाट इज डेंटिनोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन। शाबाश। सो फॉर डेंट, इसका मतलब है कि डेंटिन फॉर इट टू टेक प्लेस नॉर्मली। कौन बात कर रहा है बीच में? प्लीज कीप क्वाइट। For them to take place normally, the differentiating odontoblasts and ameloblasts will receive signals from each other, which is the reciprocal induction। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कल। अब the stages of apposition क्या है? सबसे पहले क्या होता है, inner enamel epithelium cells की elongation होती है, वो टॉल कोलमनर हो जाते हैं, पहले वो शॉर्ट कोलमनर होते हैं। यानी कि अब आप ये समझो कि एनामल बनने लगा है तो जो इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स में उनकी डिवीजन वहां से रुक जाती है जहाँ पे एनामल बनने लगा है। मैंने आपको बताया था कि वो कस्प टिप होती है जिसपे या इंसाइजल एज होती है जहाँ पे स्टार्ट होता है। तो वो जब बनने लगता है तो उस वक्त डिवीजन रुक जाती है, सेल डिवीजन, और ये सेल्स इलोंगेट कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये इलोंगेट करते हैं तो ये सिग्नल्स भेजते हैं एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स को और वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं ओडोंटोब्लास्ट में। वो ओडोंटोब्लास्ट में जो ही डिफरेंशिएट होते हैं वो पहली लेयर ऑफ डेंटिन फॉर्म कर देते हैं और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एनामल होता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन से ये पूरा प्रोसेस जो है इट टेक्स प्लेस। अच्छा, रूट डेवलपमेंट जो है ये हम पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डेंटिशन, फिर रूट डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो ये बेल स्टेज है और ये थोड़ा सा आपको एनामल कॉर्ड नजर आ रहा है, ये एनामल नॉट है। ये इसी जो प्राइमरी टूथ बर्ड है या टूथ जर्म है
एनामल ऑर्गन की लिंगुअल साइड पे एक आउटग्रोथ ऐसे बन रही है। ये है सक्सेशनल टूथ बड, यानी कि परमानेंट टूथ बड। अभी तो इसके साथ अटैच्ड है, बाद में ये अलग हो जाएगा और अपने क्रिप्ट में बनेगा। तो जब ये टूथ रब करेगा तो इसके पीछे ये टूथ मौजूद होगा बोन में, और ये बन रहा होगा। ठीक है, सो और ये सारा जो है ये उन 20 टीथ के साथ ही बनेगा ना। बाकी तो क्योंकि प्राइमरी टीथ तो 32 नहीं होते हैं, ये तो 20 होते हैं, 5 ईच आर्च। तो इसलिए सिर्फ इंसाइजर्स, केनाइन एंड प्रीमोलर्स के ये सक्सेशनल टूथ बड्स बनते हैं। मोलर्स किस तरह बनते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगी। Permanent molars का, the tooth germs that give rise to permanent incisors, canines and premolars form as a result of further proliferative activities within the dental lamina lingual to the deciduous tooth germs. ये टूथ जर्म के लिंगुअल पे फर्दर प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी की वजह से ये टूथ बड बनता है। ठीक है, जो कि जो है आपका परमानेंट टूथ के लिए बनता है। ओके, the developing permanent molars have no deciduous predecessors, and their tooth germs originate from the dental lamina that extends posteriorly beneath the oral epithelium after the jaws have grown. अब आप ये देखें, पहले तो जॉज छोटे होते हैं, उस वक्त ये नहीं बनेगा, लेकिन जब जॉज की ग्रोथ शुरू हो जाती है, जॉज बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो जो आपका डेंटल लैमिना था, यहाँ तक जो डेंटल लैमिना था, उससे तो ये सारे 20 प्राइमरी टीथ बन गए थे, और उनके लिंगुअल साइड पे ये देखें, ये वाली जो नजर आ रहे हैं बड्स, ये परमानेंट टूथ बड्स बन गए थे, ये वाले। ठीक है, ये आप देखो सक्सेशनल लैमिना ऑफ द परमानेंट, ये भी परमानेंट टूथ बड है, ये भी। अब यहाँ इसके बाद कोई भी प्राइमरी टूथ बड नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी टीथ खत्म हो जाते हैं। अब मोलर किस तरह बनेंगे, ये आपका डेंटल लैमिना है, ये वाला, ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड करेगा, पीछे जाएगा, और फिर इसकी आउटग्रोथ्स जो है वो नीचे एक्टोमीसेंकाइम में ग्रो करेंगी। पोस्टीरियर टू दिस, पूरा जो ये सारा प्राइमरी टूथ बड का एरिया, उसके पोस्टीरियरली डेंटल लैमिना ग्रो करेगा, और फिर वो नीचे बरो करेगा इनटू द एक्टोमीसेंकाइम। उसी तरह उस पर 3 टूथ बड्स बनेंगे। मैं एक आर्च की हाफ साइड की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये 3 उसी तरह एनामल ऑर्गन नीचे ग्रो करेंगे, और फिर उनके अंदर डेंटल पेपिला एनक्लोज होगा, कैप स्टेज होगी, बेल स्टेज होगी, और फाइनली परमानेंट टीथ उससे बन जाएंगे, और फिर ये इरप्ट करेंगे इन द ओरल कैविटी। तो इनका ये डिफरेंस है कि इनसे पहले कोई प्राइमरी टीथ नहीं होता। ये आप देख लो, ये इन्होंने इसी तरह दिखाया है कि ये आपके प्राइमरी टूथ बड्स हैं सारे, और इनकी लिंगुअल साइड पे ये देखो, ये परमानेंट टूथ बड, ये परमानेंट टूथ बड है, ये परमानेंट टूथ बड है। ठीक है मैम, ये परमानेंट टूथ बड क्या करता है? बेटे आप बताओ, टूथ बड ने क्या करना है? ये बड से कैप से बेल, इसमें अपना टूथ बनाना है ना, परमानेंट टूथ। ये देखो ना, ठीक है ना, ये वाले जितने टीथ हैं ये तो आपके प्राइमरी टीथ हैं, प्राइमरी इंसाइजर, प्राइमरी लैटरल इंसाइजर, केनाइन, प्राइमरी मोलर्स। ठीक है, इनके ऊपर ये बन रहे हैं परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर, परमानेंट लैटरल इंसाइजर, परमानेंट केनाइन। समझ आ गई आपको? ये मैम, और ये लाइक इनके इरप्शन से पहले हो रहे होते हैं, लाइक जो प्राइमरी टीथ होते हैं उनके इरप्शन? हाँ, नहीं, उससे पहले ये देखो ना, बेल स्टेज पे है अभी प्राइमरी टूथ बड, तो उसका परमानेंट छोटा सा बड बन चुका है। इसी स्टेज पे, बेल स्टेज पे, जब मैंने कहा ना, मैं आपसे पूछूंगी वाइवा में इवेंट्स ऑफ अर्ली बेल स्टेज, तो उसमें आपने बताना है कि परमानेंट टूथ बड आल्सो फॉर्म्स ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्राइमरी टूथ। समझ गई? जी मैम। Timetable to remember: entire primary dentition is initiated between 6th and 8th weeks of embryonic development. जितना प्राइमरी डेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, परमानेंट की नहीं, ये इनिशिएट हो जाता है 6 to 8 वीक्स के दौरान स्टार्ट हो जाता है। सक्सेशनल परमानेंट टीथ जो इनके
सक्सेशनल वो हैं जो इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। और परमानेंट मोलर्स किसी को सक्सीड नहीं करते, इनके कोई प्रीडिसेसर्स नहीं होते, ठीक है। इनका हम अलग से बताएंगे। Successional permanent teeth are initiated between 20th week in utero and 10th month after birth तक ये इनिशिएट होते हैं। जो परमानेंट मोलर्स है ना, वो 20th वीक इन यूट्रो, फर्स्ट मोलर जो है वो 20th वीक पे, इस वाले 20th वीक में जब सक्सेशनल टीथ बन रहे होते हैं तो पीछे डेंटल लैमिना एक्सटेंड करके फर्स्ट मोलर का बना देता है टूथ जर्म, ठीक है। और 5th ईयर ऑफ लाइफ में जाके थर्ड मोलर का इनिशिएट होता है। जब बच्चा 5 साल का होता है उस वक्त इनिशिएट होता है थर्ड मोलर का टूथ कट बनना। ये टाइम टेबल आपने याद रखना है। The development of heart tissues will also be discussed. You must remember the following. Heart tissue formation starts at the late stages of the Bell stage. ये points हैं याद रखने के लिए कि late Bell stage पे जब स्टूडेंट से पूछते हैं हम वाइवा में, ये सब कुछ अच्छी तरह पढ़ाया होता है, वो सब भूल जाते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि late Bell stage में heart tissue formation start होती है। Differentiation of cells into odontoblast and ameloblast, और इसका नाम है histodifferentiation। ये जो इनर एनामेल एपिथेलियल सेल्स अमीलोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ये भी हिस्टो डिफरेंशिएशन है। और एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स जो कि ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, दिस इज आल्सो हिस्टो डिफरेंशिएशन। डेंटिन इज फॉर्म्ड बिफोर एनामल। डेंटिन इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ एनामल। ये जो म्यूलोजेनेसिस और ये सारी डिटेल्स आपको एनामल के चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसको कैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये स्लाइड की हेडिंग छुपा रही है ये वाला ऊपर का हिस्सा। अच्छा, अब टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ permanent dentition. Successional tooth germs form as a result of further proliferative activity within dental lamina at its deepest extremity on the lingual aspect of deciduous tooth germ. तो यही बात कर रहे हैं कि जो deciduous tooth germ है, deciduous tooth germ की ये देखिए ऊपर से dental lamina है, dental lamina ही से एक एक्सटेंशन आएगी परमानेंट टूथ पर जो इसके लिंगुअल साइड पे प्लेस्ड होगा। समझ आ रही है आपको? ये डेंटल लेमिना है, डेंटल लेमिना से ही प्राइमरी टूथ पर बने और डेंटल लेमिना से ही परमानेंट टूथ पर बने। ये प्राइमरी टूथ पर है और ये परमानेंट टूथ पर है, दोनों डेंटल लेमिना से बनी है। और परमानेंट टूथ पर इज प्रेजेंट लिंगुअल टू द प्राइमरी टूथ पर। So, further proliferative activity within dental lamina at its deepest extremity on the lingual aspect of deciduous tooth germ. कोई क्वेश्चन करना है आपने? नो मैम, गलती से हुआ था। Molars have no deciduous predecessor. ठीक है, ये हम सबको पता है कि मोलर का कोई मोलर से पहले कोई deciduous tooth नहीं होता। After jaw growth, the dental lamina burrows posteriorly beneath the lining epithelium of the oral mucosa into the ectomesenchyme. Primary dentition is in, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखें कि ये क्या है। Deposition of dental hard tissues is called apposition. डेंटल हार्ड टिश्यूज की डेपोजिशन को इसलिए एपोजिशन कहते हैं कि दोनों एनामल और डेंटिन एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल बंध रहे होते हैं in apposition to each other. After the crown attains its final shape during cap to early bell stage, the inner enamel epithelium cells stop to proliferate except the cells at the cervical loop. अच्छा, ये वाले सेल्स जहाँ पे अब एनामल बनना है ये तो डिवाइड करना रुक जाते हैं, लेकिन इस सर्वाइकल लूप के एरिया में सेल्स डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ डेंटिन अपेयर्स एट द cusp tips
and progresses cervically, and the columnar cells of the inner enamel epithelium become elongated and show reverse polarization with the nuclei adjacent to the stratum intermedium. अच्छा, अब आप ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, वो ये कह रहा है कि सबसे पहले डेंटिन बनेगा इस पे का स्टेप पे और फिर ये सर्वाइकली प्रोग्रेस करेगा, नीचे की तरफ आएगा। ये आपका सर्वाइकल एरिया होता है, नेक का एरिया जो होता है ना, जिसके बाद रूट बनी होती है, ये सर्वाइकल एरिया है। तो कस्ट टिप से बन के डेंटिन नीचे सर्वाइकल एरिया की तरफ बनती है। और जो ये इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, इनका क्या होता है, जब ये इलोंगेट करती हैं तो इनका जो न्यूक्लियस है ना, वो दूसरी साइड पे चला जाता है। आप यूं समझें कि ये टेलेट रेटिकुलम है, ये स्ट्रेटम इंटरमीडियम है और ये इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स है। जब ये इलोंगेट करते हैं तो इनका न्यूक्लियस पहले सेंटर में होता है, अब न्यूक्लियस मूव कर जाता है टुवर्ड्स द स्ट्रेटम इंटरमीडियम साइड, और ये वाली जो साइड है ना, जो टुवर्ड्स द डेंटल पैपिला है, इस वाली साइड पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारा इस तरफ आ जाता है, क्योंकि यहाँ से भी इनामल सिक्रीट इस साइड पे करना है ना, इस वाली साइड पे। कोई और अच्छा डायग्राम, ये आप देखो कि ये आपके स्ट्रेटम इंटरमीडियम के सेल्स हैं, ये टेलेट रेटिकुलम है, ये इनर एनामल एपिथेलियम है, ये एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स हैं और ये बीच में एसेलियल सेल्स हैं। अच्छा, ये बड़ी गौर से आप लोग बात सुने कि यहाँ पे बेसल लैमिना है इस जगह पे। तो बेसल लैमिना के साथ जो सेल का एरिया होता है उसको बेसल, वो बेसल एंड होता है, और ये वाली जो एंड होता है ये एपेक्स होती है सेल, ठीक है। यानी कि अगर हम एक इसको फोकस करें, एक सेल ऑफ द इनर एनामल एपिथेलियम को, तो ये वाला इसका एंड बेसल एंड है क्योंकि बेसल लैमिना के साथ है, और ये वाला एंड इसका एपिकल एंड है, ठीक है। और बीच में इसका न्यूक्लियस होता है सेल के बीच में, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक बेस, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक एपेक्स, ये वाला। अब क्या होता है कि जब ये सेल्स इलोंगेट होते हैं और डिफरेंशिएट होने लगते हैं अमीलोब्लास्ट में, तो सारी एक्टिविटी इस एंड पे होनी है क्योंकि एनामल ने इस तरफ से ट्रीट होना है। तो सूलन यहाँ पे आ जाना चाहिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज करते जाएं और इस तरफ से सिक्रीट करते जाएं और एनामल का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इस जगह पे बनाएं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती, न्यूक्लियस ऑपोजिट एंड पे चला जाता है। इस जो न्यूक्लियस का दूसरी तरफ चले जाना टुवर्ड्स द स्ट्रेटम इंटरमीडियम एंड गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आ जाना इस साइड पे जो कि बेसल एंड था, इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। दो पोल्स बन जाते हैं, एक पोल पे न्यूक्लियस होता है, एक पोल पे प्रोटीन सिंथेटिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। और ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब जब ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाती है तो अब आप ये समझें कि ये वाला हिस्सा जहां से एनामल सिक्रीट होना है, इसको अब हम कहेंगे फंक्शनल एपेक्स, क्योंकि बेस अब ये नहीं रहा, यहाँ से बेसल लैमिना भी खत्म हो जाता है और यहाँ पे बनता है, क्योंकि यहाँ पे एनामल ने बनना है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल एपेक्स, और इस वाले को कहते हैं फंक्शनल बेस। यानी आप बात समझे कि एम्ब्रियोनिक बेस इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल एपेक्स एंड एम्ब्रियोनिक एपेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल बेस। अगर ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे भी पूछिए। मैम आप एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा, अभी आप मुझे बताएंगे आपका नाम क्या है? सुमैया। अच्छा सुमैया, मुझे ये बताओ कि जब अभी इसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी नहीं हुआ तो इस सेल का न्यूक्लियस किस तरफ है? सेंटर मैम टुवर्ड्स द बेसल लैमिना, सेंटर में था। अच्छा, ये वाला जो अब हम इसको कहेंगे स्ट्रेटम इंटरमीडियम एंड और इसको कहेंगे एक्टोमीसेंकाइमल एंड या डेंटल पैपिला एंड। चलो, ये डेंटल पैपिला एंड है, ये स्ट्रेटम इंटरमीडियम एंड है। अब मुझे ये बताओ कि सारे सेल में स्कैटर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी।
अब क्या होता है कि अब चूंकि एनामल बनने लगा है, अमीलोब्लास्ट बन ये लॉन्ग हो गई, ये सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं, उसके बाद इसमें होता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। जो चीजें जरूरी हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनामल वो आ जाएंगी किस एंड की तरफ, डेंटल पेपिला की तरफ, और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा स्ट्रेटम इंटरमीडियम। ठीक है, यहाँ पे मैम तो वो फिर बेस बन जाएगा और ये एपिक्स बन जाएगा। हाँ, ये पहले होता है बेस आपके सेल का, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक बेस। अब ये क्योंकि फंक्शन एक होने लगा है तो इसे कहेंगे, मतलब फंक्शन ऑफ अमीलोजेनेसिस इज स्टार्टिंग, अमीलोजेनेसिस होता है एनामल फॉर्मेशन, तो अब इसे कहेंगे फंक्शनल एपेक्स, क्योंकि ये एपेक्स बन गई, यहाँ से सारी प्रोटीन सिक्रीट होंगी इस जगह पे, एनामल प्रोटीन की सिक्रीशन यहाँ से होगी। अब ये बेस नहीं है, अब ये फंक्शनल एपेक्स है, और ये जो पहले एपेक्स था ये फंक्शनल बेस हो गया। इसमें कोई बात है जो ना समझ आए? अब क्लियर है? यस मैम। और इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि ये वाले सेल इलोंगेट करते हैं, उसी तरह एक्टोमेसेनकाइमल के सेल भी जो ओडोंटोब्लास्ट बनते हैं वो भी इलोंगेट करते हैं, और जब वो साइज में बड़े होते हैं तो कहाँ जाएंगे, ये एसेल्यूलर जोन को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और ये एसेल्यूलर जोन खत्म हो जाता है जब यहाँ से सेल्स इलोंगेट करते हैं, ओडोंटोब्लास्ट बनते हैं। ठीक है, ओके, ये वाला आपको समझ आ गई, रिवर्स पोलराइजेशन हो जाती है विद द न्यूक्लियाई एडजेसेंट टू स्ट्रेटम इंटरमीडियम द बाउंड, और ये वाला सेल अब अमीलोब्लास्ट बनने लगा है, जब बन चुका है। द बाउंड्री बिटवीन द ओडोंटोब्लास्ट एंड एनामल एपिथेलियम डिफाइंस द फ्यूचर डेंटिनो एनामल जंक्शन। ये जो इनके बीच में बाउंड्री थी ना, ये वाली ये फ्यूचर डेंटिनो एनामल जंक्शन बनेगा, क्योंकि यहीं पे एनामल बनेगा और इसकी इस साइड पे डेंटिन बनेगी और इस साइड पे एनामल बनेगा, और एक दूसरे की एक्विजिशन में बनेंगे। एनामल लेयर बनती जाएगी और अमीलोब्लास्ट आउटवर्ड मूव करते जाएंगे, एनामल बनाते जाएंगे और बाहर की तरफ मूव करेंगे, और ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन बनाते जाएंगे और पल्प की तरफ मूव करेंगे अंदर की साइड से। इस तरह सेल्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड एनामल और डेंटिन एक दूसरे की साथ साथ एक्विजिशन में बनेगा, और इनके बीच में डेंटिन एनामल जंक्शन होगा। तो दिस इज द, ये अमीलोब्लास्ट है और ये फर्स्ट लेयर ऑफ एनामल है, ये ओडोंटोब्लास्ट है और ये लेयर ऑफ डेंटिन है। तो ये सारी डिटेल्स में आपको ये देखें, यहाँ पे वही डायग्राम है, अमीलोब्लास्ट, एनामल, डेंटिन एंड ओडोंटोब्लास्ट। ये ऊपर स्ट्रेटम इंटरमीडियम सेल है, नीचे लेटरल है। Dentin is formed by odontoblasts that differentiate from ectomesenchymal cells of dental papilla with influence from the inner enamel epithelium. Differentiation of odontoblasts is mediated by expression of signaling molecules and growth factors from the inner enamel epithelial cells. Inner enamel epithelial cells जो हैं वो signaling molecules भी भेजते हैं, growth factors भी भेजते हैं towards the ectomesenchymal cells, जो कि उनको डिफरेंशिएट कराते हैं ओडोंटोब्लास्ट में। अगर इनर एनामल एपिथेलियम ना हो तो कोई डेंटिन नहीं बनेगी, बिकॉज ओडोंटोब्लास्ट ही डिफरेंशिएट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं हार्ड टिश्यू फॉर्मेशन में हम अब थोड़ा सा वन बाय वन चलते हैं। एट द साइट ऑफ फ्यूचर कट क्लिप्स, हमारा लेक्चर कब तक है? 1 मिनट का टाइम देखिए। Hmm. 11:10 तक है, ठीक है। At the site of future cusp tips, where a layer of dentin will first appear, mitotic activity ceases. ये हम बात करें इनर एनामल एपिथेलियम, डेंटिन जहां बन गया ना कस्प टिप पे, वहां पे इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स की माइटोटिक एक्टिविटी रुक जाएगी। शॉर्ट कॉलमनर सेल्स ऑफ द इनर एनामल एपिथेलियम इलोंगेट करेंगे, रिवर्स करेंगे पोलैरिटी।
आप बच्चे मुझे बताएंगे रिवर्स पोलैरिटी से क्या मतलब है। The nucleus will move towards the functional apex, and the Golgi apparatus moves towards the functional base. अब आपने ऑपोजिट बोल दिया ना, दोबारा से बोलिए। अगर आप फंक्शनल एपेक्स और फंक्शनल बेस ना कहो और आप स्ट्रेटम, इंटरमीडियम एंड डेंटल पेपिला कहो, तो अब मुझे दोबारा से बताओ, न्यूक्लियस किस तरफ मूव करेगा? And Golgi apparatus moves to basal end. हाँ, ठीक है। तो Golgi complex will move towards the dental papilla, and Yes, the nuclei will move towards the stratum intermedium. So this is reverse polarity. Okay, सबको क्लियर है? सब स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर है ना? समझ आ गई? Yes, ma'am. Junctional complex develops at the apical pole, which separate the differentiating ameloblast into cell body and apical cell. ये वाला जो पॉइंट है ये अभी आपको मैं समझाऊंगी जब मैं आपको अमीलोजेनेसिस पढ़ाऊंगी ना एनामल के चैप्टर में, तब आपको ये वाला पॉइंट समझ आएगा। अभी आप इसको छोड़ दें, आप ये समझें कि एम्ब्रियोनिक बेस चेंजेस टू फंक्शनल एपेक्स, undifferentiated ectomesenchymal cells in the dental papilla adjacent to, बार वही बातें रिपीट हो रही हैं, adjacent to inner enamel epithelium increases in size and differentiate into odontoblast and eliminates the acellular zone। वही बात है कि जो ectomesenchymal cells जो कि undifferentiated थे, उनको signaling molecules आए हैं, growth factors आए हैं from the inner enamel epithelium, उन्होंने आके इनको डिफरेंशिएट करवा दिया है। पहले ये साइज में इंक्रीज हुए, इलोंगेट किए, और फिर ये डिफरेंशिएट हो गए ओडोंटोब्लास्ट में। और जब ये साइज में इंक्रीज होते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि एसेलुलर जोन जो होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, ये वाली। जाहिर है जब ये सेल्स इलोंगेट होते हैं तो ये वाली जो इसी जगह पे को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ये एसेलुलर जोन एलिमिनेट हो जाता है। Odontoblast elaborate the organic matrix of dentin, which later mineralizes. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो ओडोंटोब्लास्ट हैं वो बनाते हैं आपकी जैसे I don't know how to, अच्छा, ओडोंटोब्लास्ट क्या करते हैं कि वो इलेबरेट करते हैं या वो फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ डेंटिन, जो कि बाद में मिनरलाइज हो जाता है। आपको पता है पहले प्री डेंटिन बनती है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को प्री डेंटिन कहते हैं, और थोड़ी देर बाद ये मिनरलाइज हो जाती है। As the organic matrix is deposited, the odontoblast moves towards the center of the dental papilla, leaving behind a cytoplasmic extension around which dentin is formed. अब इसके लिए मुझे एक आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा। मैं भी आपको आपने ओडोंटोब्लास्ट का डायग्राम देखा था ना कल वीडियो में। ओडोंटोब्लास्ट सेल डिफरेंट होता है, उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, उसके समझ लें हेड पे एक प्रोसेस होता है। तो जब ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ये सिक्रीट कर देता है तो ये पल्प की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और जो इसका प्रोसेस है वो लंबा होता जाता है, और उस प्रोसेस के इर्द गिर्द डेंटिन बनती है, इसलिए डेंटिन ट्यूबुलर होती है। ठीक है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं डेंटिन, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है उसके अराउंड डेंटिन फॉर्म होती है। जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेंटिन, मेंटल डेंटिन, पहली जो डेंटिन क्राउन में बनती है उसका नाम है मेंटल डेंटिन। अभी उसकी फॉर्मेशन से बिल्कुल थोड़ा सा पहले अमीलोब्लास्ट सिक्रीट कर देते हैं सम एनामल प्रोटीन। अब हमने तो ये कहा है ना कि पहले तो डेंटिन बनेगा, लेकिन एनामल की कुछ प्रोटीन सिक्रीट हो जाती हैं, लेकिन वो एक लेयर में नहीं एक्टिवेट करती। लेयर में बनेंगी तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनाएंगी ना एनामल का, वो उनका ये रोल ही नहीं है कि वो एनामल बनाए। उनका क्या काम है, दीज प्रोटीन अलोंग विद ग्रोथ फैक्टर्स लीड्स टू द टर्मिनेट डिफरेंशिएशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट। ये जो
अमीलोब्लास्ट सीक्रेट कर रहा होता है एनामल प्रोटीन, वो क्या कर रही होती है, ओडोंटोब्लास्ट की टर्मिनल डिफरेंशिएशन करवा रही होती है, यानी इसकी हेल्प करा रही होती है उसकी डिफरेंशिएशन में, ठीक है। Ameloblast produces organic matrix against the newly formed dentinal surface, which mineralizes to form initial enamel layer of the crown. अब वो जो डेंटिन की पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बना था और फिर वो मिनरलाइज हुआ था, उसके ऊपर बिल्कुल उसके साथ अमीलोब्लास्ट अपना सिक्रीट कर देते हैं। अमीलोब्लास्ट भी organic matrix produce कर देते हैं against the newly formed dentinal surface, which mineralizes to form initial enamel layer of the crown. Ameloblast moves away from the dentine. Before dentine formation, the cells of enamel organ, and in particular cells of inner enamel epithelium, receive nourishment from vessels situated in the dental papilla and vessels situated along the periphery of outer enamel epithelium. जब तक डेंटिन नहीं फॉर्म हुई होती, एनामल ऑर्गन को दो तरफ से ब्लड सप्लाई आ रहा होता है। एक आउटर एनामल एपिथेलियम में के साथ जो डेंटल फॉलिकल की ब्लड वेसल्स हैं उनसे आ रहा होता है, और एक डेंटल पेपिला की ब्लड वेसल्स से उनको नरिश कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको इसका एक डायग्राम समझाऊंगा। यहाँ पे आउटर एनामल एपिथेलियम है, उसकी ब्लड वेसल्स जो है डेंटल फॉलिकल की, वो भी इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही हैं, और जो डेंटल पेपिला की ब्लड वेसल्स हैं वो भी इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही हैं। लेकिन जब डेंटिन बन जाती है, डेंटिन आपको पता है एक हार्ड लेयर है, तो फिर उस हार्ड लेयर बनने के बाद डेंटल यहाँ से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। एनामल को ये डेंटल पेपिला की ब्लड वेसल से अब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, और ये वो टाइम है जब अमीलोब्लास्ट ने एनामल बनाना है और उनका ब्लड सप्लाई उनको ज्यादा चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए। उस वक्त क्या होता है, ये जो स्टेलेट रेटिकुलम है जो कि स्पंजी सा और स्वोलन, क्योंकि इसमें पानी था, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ था, ये वाला पार्ट कोलैप्स कर जाता है और आउटर एनामल एपिथेलियम क्लोज आ जाता है। जब ये कोलैप्स करेगा तो आउटर एनामल एपिथेलियम विल कम क्लोजर टू द अमीलोब्लास्ट, और उनकी वो इस तरह फोल्ड्स में थ्रो हो जाता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं डेंटल फॉलिकल की वो करीब आ जाती हैं, और वो इसको वो जो इसकी हाई डिमांड है अमीलोब्लास्ट की, वो फिर ये वाली डेंटल फॉलिकल की ब्लड वेसल पूरा करती है, ठीक है। Before dentine formation, the cells of enamel organ, and in particular cells of inner enamel epithelium, receive nourishment from vessels situated in the dental papilla and vessels situated along the periphery of outer enamel epithelium. Outer enamel epithelium की periphery dental follicles से बनती है. After dentine formation, papillary supply is cut off. This occurs when ameloblasts are about to secrete enamel when the demand is increased, satisfied by collapse of stellate reticulum and invagination of, ये किस तरह इसकी डिमांड सेटिस्फाई होती है, बाय कोलैप्स ऑफ stellate reticulum and invagination of the outer enamel epithelium by blood vessels lying outside. तो हम कहते हैं कि जी हार्ट जो डेंटल हार्ट टिश्यू की डेवलपमेंट किस तरह होती है, epithelium is separated from the dental papilla by an acellular zone. Inner enamel epithelial cells are elongated and the acellular zone is lost by differentiation of odontoblast. Odontoblasts retreat towards the center of the pulp, leaving behind dentine. अब ये आपके ओडोंटोब्लास्ट हैं, वो डेंटिन बनाते जाएंगे और पीछे की तरफ पल्प की तरफ चलते जाएंगे, रिट्रीट करेंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पल्प. Ameloblasts begin to migrate outward and leave behind formed enamel. ये एनामल बनाएंगे, ये अमीलोब्लास्ट है, ये एनामल बना रहे हैं और ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ओडोंटोब्लास्ट पल्प के सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, और साथ साथ बन रहा है एनामल और डेंटिन एक दूसरे की एपोजिशन में बन रहा है, और ये वाला जो पार्ट है बीच में दोनों के, ये कहते हैं, ये इसे कहते हैं डेंटिनो एनामल जंक्शन, इस वाले पार्ट को जहाँ पे मेरा इसको लगता है. और रूट डेवलपमेंट अब मुझे लगता है कल होगी. अब ये आप जरा से देख लें कि कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ है. ये वो आपको तरीका बता रहे हैं कि डेंटल हार्ट टिश्यू किस तरह बनते हैं. सबसे पहले इनिशियल ये कस्ट टिप्स है, ये वाली सबसे पहले इस पे डेंटिन बना, इतना
इस डेंटिन ये वाला जो डेंटिन के ऊपर एनामल बन गया, और जब एनामल बना तो नीचे एक और लेयर ऑफ डेंटिन के साथ साथ बन गई। ओडोंटोब्लास्ट अपना काम कर रहे हैं, अमीलोब्लास्ट अपना काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल पैटर्न ऑफ डेंटिन एंड एनामल फॉर्मेशन फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन। उसके बाद देखें और एनामल डिपॉजिट हो गया और डेंटिन डिपॉजिट हो गया, लेकिन इंक्रीमेंट में डिपॉजिट हो रहा है। ये देखें, ये इतनी लाइन, ये इसमें अब आपको जब मैं पढ़ाऊंगी एनामल फॉर्मेशन डेंटिन फॉर्मेशन तो इंक्रीमेंटल लाइन का भी बताऊंगी। ये और एनामल बन गया और डेंटिन बन गया, यहाँ तक कि पूरा क्राउन कंप्लीट हो गया, ये पूरा एनामल फॉर्म हो चुका है, डेंटिन ज्यादा है, थिक है और बीच में ये फंस है। इस तरह आपका डेंटल हार्ट टिश्यू होता है, स्टार्ट होता है डेंटिन से और फिर, और आप देखें कि ये जो यहाँ से ओडोंटोब्लास्ट चले थे, यहाँ पे आ गए ओडोंटोब्लास्ट पल्प की पेरिफेरी पे, अमीलोब्लास्ट यहाँ से चले थे ऊपर चले गए यहाँ पे सरफेस। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया। अब मैं आपको